अकबर के उत्तराधिकारियों की राजस्व व्यवस्था की यदि बात करें कि अकबर के बाद जो अन्य शासक आए, चाहे वो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद लो, तो हम पाएंगे कि अकबर के काल में 15 सूबे थे। सूबे यानी प्रांत, जो बाद में 17 हो गए। जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में 17 हो गए और औरंगजेब के काल में तो 21 प्रांत, 21 सूबे बन गए। अकबर काल की भूमि संबंध या भूमि प्रबंध की जो जब्ती प्रणाली थी वो सर्वश्रेष्ठ रही, इसमें कोई दो मत नहीं। इस जब्ती प्रणाली को ही हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और ये सर्वाधिक लोकप्रिय भी थी जब्ती प्रणाली। उसका जो पुत्र आया जहांगीर 1605 में, 1605 से 1627, उसने ये वाली लगान व्यवस्था लगभग पूरी की पूरी वैसे ही ले ली, कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। और उसका उद्देश्य अकबर की जब्ती प्रथा का जो मूल उद्देश्य था, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर उसके बदले एक ऐसी व्यवस्था लाना जिसमें शासन और किसान के बीच में तादात्म्य स्थापित हो जाए, भरसक कोशिश हो, ये व्यवस्था लाने में वो सफल हुआ। अकबर के उत्तराधिकारियों में दूसरा शाहजहां था। शाहजहां का काल जैसा पहले बताया 1627 से 1658। इस काल में जो लगान वसूली का काम था वो ठेकेदारों को देने की व्यवस्था आरंभ कर दी गई। अभी मैंने आपको बताया कि अकबर के काल में यह लगान व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी और उसके बाद जो शासक आते गए किसी कारणों से उसमें गिरावट आने लगी। और यहाँ पर आईन अकबरी में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि अकबर के समय यह व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। दुर्भाग्य से शाहजहां के काल में ये काम ठेकेदारों को दे दिया और ठेकेदार को जब दिया जाता है तो एक तरीके से यह सुनिश्चित है कि कृषि उत्पादन में और राजस्व की वसूली में गिरावट आएगी। शाहजहां ने जागीरदारी प्रथा आरंभ कर जब्ती प्रणाली को काफ़ी चोट पहुंचाई। जो जब्ती प्रणाली में जो किसान और राज्य के बीच में जो समझौता होता था और 10 साल के अनुभव के आधार पर 3 वर्षों के लिए जो निर्धारित किया जाता था, उस पर गहरी चोट पड़ी। और ये ठेकेदार तो केवल इसी बात पे इच्छुक रहते थे कि उनको जो कर का वादा किया गया है वह मिल जाए। उत्पादन से उन्हें कोई विशेष ताल्लुकात नहीं था, उत्पादन से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। इसलिए अब हम कृषि उत्पादन में ह्रास देखते हैं और इस प्रकार जब्ती प्रणाली को इस काल में काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया ठेकेदारी प्रथा को लाने के बाद। ये जो जमींदार थे ये केवल अधिक से अधिक वसूली, इनका प्रयास यही होता था, ना किसानों का हित ना देश का हित। देश का हित तो इस बात में था कि उत्पादन बढ़े, खाद्यान्न उत्पादन बढ़े, व्यापारिक कमर्शियल क्रॉप बढ़े। लेकिन इन ठेकेदारों को, इन जागीरदारों को, नए जमींदारों को उससे कोई मतलब नहीं था। वे तो केवल इस बात में एक ही बिंदु पर वे दृढ़ थे और वह था कि जो कर सुनिश्चित किया गया है वह दिया जाए। और परिणाम क्या होगा? किसानों की स्थिति बिगड़ना, किसानों की हालत पतली होना और दिन ब दिन फिर किसान अब धीरे धीरे शासन के प्रति उनका जो मोह था वह भंग होने लगा। जो खुशी अकबर काल में उनके परिलक्षित होती थी वह धीरे धीरे अब विहीन होने लगी, दिखने नहीं लगी। जमींदार जब ये प्रयास करते थे कि अधिक से अधिक कर लें, तो एक तरीके से तो इस काल में भी हम देखते हैं कि कर का आकलन चाहे जैसे भी किया गया हो, लेकिन भू राजस्व की दर 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दी गई। और 1/2 यानी 50%, 1/3 लगभग इसका अर्थ होता है
लगभग 33% उत्पादन का, 1/2 यानी होता है लगभग 50%। उत्पादन का 50% अब कर के रूप में लिया जाने लगा। परिणाम तो ये हुआ कि जो सरकार की भू राजस्व से आय थी वह बढ़ गई, 4 करोड़ हो गई तत्कालीन रकम के अनुसार, जो एक अच्छी रकम है। लेकिन किसान अब धीरे 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 परेशान होने लगे और एक तरीके से उनका खेती के प्रति जो रुझान था वह समाप्त होने लगा। अंतिम शासक औरंगजेब, अंतिम शासक इसलिए क्योंकि यह वह शासक है जिसके बाद तो मुगल साम्राज्य लगभग टूट चुका था। औरंगजेब ने भी आप देखेंगे 50 वर्ष शासन किया, जैसा मैंने पूर्व में बताया है, 1658 से 1707। इस प्रकार कहने को तो बड़ा स्थायी साम्राज्य इसने दिया। 50 वर्ष का काल काफी लंबा होता है, लेकिन ऐसा देखा गया कि इस काल में किसानों से कर वसूली के लिए, लगान वसूली के काम में बड़ी कठोरता बरती गई। और कठोरता बरतने का कारण क्या था? क्योंकि लगान का दर शाहजहां ने बढ़ा दिया था। बढ़े हुए दर पर किसान लोग खुश भी नहीं थे और बहुत बार संभव भी नहीं हो रहा था। तो औरंगजेब को यह इस बात के लिए विवश होना पड़ा कि वह कड़ाई से पेश आए। राजाओं के द्वारा, साम्राज्य के द्वारा इनके प्रति कड़ाई करना, ये स्वयं में किसानों के लिए और नागवार गुजरने वाली बात थी। उन्हें राजाओं से, साम्राज्य से और दूर करने वाली बात थी। जब्ती प्रथा जो लागू थी वो अब समाप्त हो गई। जिसे अकबर के काल में लागू किया था, टोडर मल ने लागू किया था, अब वह एक तरीके से समाप्त हो गई और उसका स्थान वापस नस्क प्रथा ने ले लिया, जो पुराना सिस्टम था। नस्क प्रथा चूंकि हानिकारक थी इसीलिए पूर्व में हटाई गई थी, लेकिन अब तो ये और हानिकारक इसलिए हो गई क्योंकि किसान जब्ती प्रथा के दौर से गुजर चुके थे, उसकी अहमियत समझ चुके थे, उसकी अच्छी बातों से वाकिफ थे। इसलिए उन पर जब्ती प्रथा हटाकर नस्क प्रथा लागू करना एक तरीके से उन पर एक कुठारापात था, कड़ा प्रहार था और इसने किसानों को और काफी विचलित कर दिया। शायद यही विचलन उन कारणों में से एक कारण है जिसके बाद हम देखते हैं कि मुगल काल समाप्त प्राय हो चुका था। अब हम अपने इस अध्याय के सबसे अंतिम पड़ाव पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी, कारण इस काल में जो भी आर्थिक गतिविधियां हुई उसकी परिणति देश को एक सोने की चिड़िया बनाने में हुई। चांदी का बहाव, जो 16वीं 17वीं शताब्दी भारत का जो काल था वो समुद्री व्यापार का काल था। समुद्र के माध्यम से सामान बहुत निर्यात होता था और जितना सामान निर्यात होता था उतना ही सोने और चांदी की आवक होती थी, और विशेष रूप से चांदी की, और यही हमारी समृद्धि का कारण बना। चांदी के सिक्के इस काल में आप देखे होंगे अत्यधिक मात्रा में बने। जितने टकसाल थे वहां अधिकतर चांदी के सिक्के ही बनाए गए, अधिक ढाले गए। और प्लिनी जो एक इतिहासकार है जिसने एक रोम से सोने के आने की बात की है, प्लिनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि रोम से भारी मात्रा में सोना कुषाण काल में भारत आता था। उसी प्रकार इस तरह का जिक्र इटली के जोरानी कावेरी ने किया है, जोरानी कारेरी ने किया है। उसने ये साफ लिखा है कि ऐसा लगता था मानो समस्त विश्व का चांदी भारत पहुंच रहा है। तो सोना और चांदी इस काल में बहुत आए। चांदी के बहाव की बात करें तो काकेरी जो इटली से आया था, जोवानी काकेरी, एक यात्री 1690 में जो यहाँ से गुजरा था,
उसने बताया है कि अमेरिका से जो चांदी आई, यूरोप के भारत के आयात के एवज में ये आती थी। यानी चांदी भारत में भारी मात्रा में पहुंच रही थी, क्योंकि यूरोप हम लोगों से काफी सामान ले रहा था। फारस, अरब, तुर्क के लोग भारतीय वस्तुओं के बिना तो रह ही नहीं सकते थे। यानी एक तरीके से उनमें एक दीवानापन था। वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी, वहाँ के जो उच्च वर्ग था, धनाढ्य वर्ग था, वह भारत के बहुत से सामानों के प्रति बहुत ज्यादा मोहित था। ये लोग इनके बिना रह ही नहीं सकते थे, और परिणाम क्या? सोना चांदी देने में इनको कोई हिचक नहीं थी। सोने चांदी की अत्यधिक मात्रा बसरा से होती हुई हिंदुस्तान आती थी, और हिंदुस्तान से बहुत सारा सामान वहां जाता था। डच, अंग्रेज, पुर्तगाल और जहाजों पर भारतीय माल कहाँ कहाँ जाता था, कहाँ नहीं जाता था। पेगू, श्याम, सिलोन, मालदीव, ये वे क्षेत्र थे जहां भारत का सामान, भारत का माल जहाज़ों से जाता था, और फिर वहां से वे डच कॉलोनीज में, अंग्रेज़ों की कॉलोनीज में, पुर्तगाली उपनिवेशों में पहुंचाया जाता था। और इन सामान की एवज में इन्हीं जहाज़ों से जो सामान लेके जाते थे, वापसी में अपने साथ सोना और चांदी लेकर पहुंचते थे। आप सोच सकते हैं कि कितना विस्तृत व्यापार भारत का रहा होगा विदेशियों के साथ, और कितना चांदी और सोना इस काल में भारत आया। वही देश जो कुछ वर्षों बाद, इस काल के 17वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, 19वीं शताब्दी आते आते बिल्कुल उल्टी गंगा बहने लगी थी। तत्कालीन ग्रंथों में, जैसा मैंने बताया, ये कारेरी ने तो बकायदा लिखा है कि चांदी का यहाँ बहाव था। सभी लोग भारतीय सामान के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे और उसके बिना रह नहीं सकते थे, चाहे उसकी जो कीमत देनी पड़े। परिणाम क्या कि इन देशों से जहाजों से सोना चांदी भारत आता था। इस समय चांदी का भारत में बाहुल्य हो गया था, पट चुकी थी जमीन, चांदी से पट चुका था देश, और अत्यधिक हो गया था। सूती वस्त्रों के लिए भी ये देश बहुत प्रसिद्ध रहा। भारत का जो सूती वस्त्रों का व्यापार था वो भी दुनिया भर में प्रसिद्ध था। एशिया और यूरोप के अनेक देशों में हमारे सूती वस्त्रों की भारी मांग थी। ऐसा तो अनुमान है कि 1786-90 की अवधि में, यानी जोवानी कावेरी के आने के ठीक 100 साल बाद, लगभग 15 लाख पाउंड का सूती कपड़ा निर्यात किया गया। 15 लाख पाउंड, और पाउंड जो है वह इंग्लैंड की करेंसी है। वर्तमान में 1 पाउंड की कीमत लगभग 100 रुपए के बराबर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का व्यापार भारत करता था, और किस तरह से भारत वास्तव में तत्कालीन समाज में, तत्कालीन इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। उसके अतिरिक्त भारत से मसाले, नमक, शोरा, लकड़ी का सामान और लाख की बहुत सारी कलात्मक वस्तुओं का निर्यात होता था, जिसकी एवज में इन निर्यात की गई वस्तुओं के बदले में भारत में चांदी भुगतान के रूप में काफ़ी आई, अच्छी मात्रा में आई। ये बात तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भारत चांदी के प्राकृतिक स्रोत के रूप में कभी जाना नहीं गया। वहाँ चांदी एक प्राकृतिक संसाधन रहा हो, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। दूसरे शब्दों में, जितनी भी चांदी भारत में है उसका अधिकतम हिस्सा इसी प्रकार इस काल के निर्यात किए गए सामान की एवज में आया। तो आप सोच सकते हैं
कि 16वीं 17वीं शताब्दी कितना रिच रहा होगा। जैसा पहले बताया कि चांदी बसरा होते हुए भारत आती थी और वो बसरा होते हुए वे लोग जहाज़ों से सामान लेके आते थे और पेगू, सियाम, सीलोन, मालदीव वहाँ सामान जाता था और उसके बदले वहाँ से वो चांदी सोना लाते थे। पहले ही बताया कि वस्त्र निर्यात में हमारा विश्व में क्या स्थान था, खासकर सूती सामान के। इसकी एवज में भी मूल रूप से चांदी ही आई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे विश्व में, खासकर इस क्षेत्रों में, हमारा व्यापार फैला हुआ था। किसान, जमींदार और राज्य, इस व्यवस्था को विस्तृत रूप से समझने के बाद चाहूंगा कि आप लोगों में से कुछ लोग एक तरह का गृह कार्य करें, और वह यह है, बड़ा रोचक है, कि अपने आसपास के किसी गांव में जाएं, पता करें कि वहाँ कितने लोग रहते हैं, कौन सी फसल उगाते हैं और कौन से जानवर पाले जाते हैं, कौन से दस्तकार समूह रहते हैं, संख्या क्या है, महिलाएं जमीन की मालिक हैं या नहीं, और वहाँ की पंचायत किस तरीके से काम करती है। आपने अभी तक मुझसे जो 16वीं और 17वीं सदी के बारे में सीखा है, जाना है, उसका इससे तुलना करें, अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से तुलना करें। समानताएं एक तरफ लिखें, विषमताएं एक तरफ लिखें, और ये परिवर्तन क्यों हुए, कितने समय में हुए और कितनी निरंतरता थी, इसकी थोड़ा सा अपने तरीके से व्याख्या करें। मुझे विश्वास है बहुत रोचक निष्कर्ष आएंगे।